कल की क्लास के बारे में कोई आप कुछ एक तो मुझे कोई समराइज़ कर दे, और कोई भी उससे रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात कोई कहना चाहे तो आगाज़ में कोई अच्छी बात से आगाज़ करते हैं एंड देन हम अपने यूनिट की तरफ जाते हैं। जब तक आई थिंक एक अभी स्टूडेंट मिस है और वो भी हमें ज्वाइन कर ले तो फिर हम बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सर कल की क्लास में हमने जी अब्दुल्ला। इंट्रोडक्शन की थी, एक दूसरे के बारे में पूछा था, आपने अपने बारे में बताया, हमने अपने बारे में बताया। तो थोड़ा सा हमने ये इस मैथ्स के जो पहला चैप्टर है इसका शुरू में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा। और जो हमने मैथ्स के बारे में जो जनरल रिव्यू किया था उसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी, आपने नोट किया था या उसको अगर याद रखा हो तो मैं आपके सामने चले ओपन भी कर देता हूँ। हम 5 मिनट वेट कर रहे हैं जब तक एक और जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक हम गपशप थोड़ी सी करते हैं और फिर हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे। तो कल जो मैंने बाकी बातें बताई थी वो बताइए। सर आप अपने बारे में बता रहे थे, अपनी सारी लाइफ जर्नी बता रहे थे कि क्या आपको मुश्किलात भी आई मैथ्स में, जैसे आपने हिफ्ज किया था तो 2 साल की गैप की वजह से आपको जो मुश्किलात आई थी, फिर आगे आपको कैसे आसानी हुई, ये सारी बातें की थी। फिर और भी बातें की थी, जैसे किसी ने कहा था थ्योरम्स मुश्किल होते हैं, तो आपने कहा था थ्योरम जैसे टॉक शोज जैसे होते हैं, उनमें अच्छा, उसमें एक ही बात होती है, और उसी को हमने बिल्कुल उसी के पीछे, वो शुरू में ही वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है, आपको आंसर दे देता है, उसे ही प्रूफ करने के पीछे जाना है। और और उसके अलावा कुछ किस्से वगैरह आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ये बता रहे थे, अपने टीचर और इस तरह आपकी लाइफ स्टोरी। फिर बाकी बच्चों ने भी अपनी, बाकी 3 बच्चे भी जो थे, मेरे में और बाकी 3 बच्चे, उन्होंने भी अपनी ये सारा बताया, हम लोगों को मैथ्स में क्या मुश्किल आती है, हमारे मार्क्स कितने थे, ये सारी आसान लगती है या मुश्किल, ये सब हमने पढ़ा था। इससे पता है क्या जाहिर होता है अब्दुल्ला अली? जी, हमें इस एक दूसरे के बारे में पता चलता है ज्यादा। पता तो चलता है, मैंने आपके सामने पेपर भी ओपन किया हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैथ के हवाले से आप मुझे बताएंगे कि मैथ के हवाले से हमने क्या पढ़ा है, और जी आप इंटरेस्ट लिया है बाकी बातों में। खैर, मैथ की क्लास भी और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही होते हैं सारे। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि आपको कौन सी बातें या कौन सी चीज़ों ने ज़्यादा फैसिनेट किया। और मुझे अच्छा। इससे वो फिर तो एक और वाकया सर ये याद आता है। जी जी। जी जी, मैं मुझे लगा था आप उससे पहले का पूछे थे। अच्छा, तो मैथ्स में हमने एक तो ये पहले आपने 3 वैल्यूज लिखी थी, इन्हें टर्म कहते हैं। फिर इसके बाद आपने एक्सपोनेंट का भी बताया था, ये जो पावर होती है, ये जो ऊपर छोटा सा नहीं डाला होता, एक तो बेस होती है ना जो आपका नंबर होता है, उसके ऊपर जो जी होती है बिल्कुल। उसे पावर कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। तो ये हमने ठीक है। पढ़ा था। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसकी डिग्री 2 होती है। ये उसका जो फॉर्मूला है वो है ax² + bx + c = 0। और ठीक इसमें है। x जो होता है अननोन वेरिएबल होता है, और a b c कॉन्स्टेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमजा वसीम, आप बताएं कि ऑपरेटर और ऑपरेशन में क्या फ़र्क है? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। और सर ऑपरेशन करना यानी सर 2 + 2 एक ऑपरेशन है सर, जिसका आंसर 4 आएगा।
इसमें ऑपरेशन क्या है? सर 2 + 2 करना सर एक ऑपरेशन है सर। इसमें प्लस जो है वो एक ऑपरेशन था, यानी कि ऑपरेशन जो है वो आपने क्या किया है, प्लस का ऑपरेशन यहाँ पे जो वो क्या कहलाएगा, प्लस का ऑपरेशन है। ठीक है, एक मिनट, ये ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है को स्टूडेंट से? सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। सर कल आपने बताया कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में बता दें, फिर से बता दें एक्सप्रेशन सर। के बारे में दरमियान सामने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताता हूँ, मैं बताने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने थोड़ा सा दिमाग को हिलाएं। और ये आपने ना एक्चुअली मेरी जुबान पकड़ी है, यानी कि जो सवाल मैंने अब अगला सवाल आपसे करना था, जारी बात है ऑपरेशन के बाद अगला सवाल एक्सप्रेशन और इक्वेशन का था, तो ये आपने कहा कि इससे पहले कि सर पूछें हम ही सर से पूछ लेते हैं ये सवाल। नहीं सर भूल गया था सर थोड़ा। अच्छा, चलें फिर अभी हमारे पास जो थर्ड स्टूडेंट है रहमत, इनसे हम पूछते हैं। रहमत मिनल्ला, आप बताएं एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क बताया था मैंने, और यहाँ पे वो टर्म्स वाली जी बात सर। आती थी, मैंने बताया था कि जी टर्म है, सर। टर्म से फिर उसके बाद क्या बनता है। जी सर। जी सर, आपने कहा था कि एक्सप्रेशन जो होती है उसमें जो टर्म्स होती हैं उसको इक्वल किया जाता है और एक इक्वलिटी का साइन आता है, मतलब इज इक्वल टू के बाद जीरो आता है। और सर जब स्टेटमेंट बनती है तो हम एक चीज को दूसरे के साथ कंपेयर करके उन दोनों को इक्वल करके उनको एक थर्ड चीज के इक्वल करते हैं। नहीं, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर गए, मैं दोबारा बताता हूँ। असल में ये शायद क्लास एंड हो रही थी और हमें जल्दी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा मेरे बताने में फ़र्क रह गया होगा, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं इसको। मैंने ये बताया था कि आपके पास सिंपल कोई भी जो नंबर होता है वो एक टर्म कहलाती है, चाहे वो आपके पास 5 हो या फिर आपके पास x हो। ठीक है, और जब आपके पास कम से कम दो टर्म्स मिलकर आपके पास क्या बनाती है, एक्सप्रेशन बनाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने लिखा 5 + x, तो ये अब आपके पास क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, जब आप इसको इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो ये अब आपके पास क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। ठीक है, या अगर आप इसको यूं लिखते हैं जी 4x² + 2x = 3, तो ये भी अब आपके पास क्या है, इक्वेशन कहलाएगी। और जब आप इसको जिस तरह भी अब आगे आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, 2, तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4x² + 2x - 3 = 0, तो ये अब आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखें इसमें लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इक्वेशन का, तो जब आप इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, इक्वेशन। ठीक है, और ये इसको सिर्फ हम यूं लिखें 5 + x, तो ये अब आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन। जिस तरह आपने 9th क्लास में, पुरानी 9th की जो बुक थी उसमें पढ़ा था, 2 या 3rd चैप्टर था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का लफ्ज आपने वहां पढ़ा था, तो आपने वो इक्वल के बगैर आप उसको लिख, याद हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है और इक्वेशन है। अब एक और लफ्ज भी आता है, अभी इससे मुझे याद आ गया, एक और वर्ड होता है स्टेटमेंट। ये भी आपने जब आपने वो इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटीज वाले यूनिट्स पढ़े थे ना, उसमें आपने लफ्ज पढ़ा होगा स्टेटमेंट का। या जब आपने डिमॉर्गन लॉ, बल्कि अभी इस क्लास में आप पढ़ेंगे, पिछली क्लास में तो नहीं था, जिसमें आप लिखते हैं ना, मतलब जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखते हैं ना, तो वो आपके पास स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, लेट से हम दो इक्वेशंस लिखते हैं, 2x + 3 = 4x - 1, ये मैंने अपने से सपोज करके लिखा। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है और इक्वल करके ये दूसरा एक्सप्रेशन है। तो जब आप दो एक्सप्रेशंस को इक्वल करके लिखते हैं तो ये पूरा मिलकर एक स्टेटमेंट बन जाती है, इसको अलजेब्रिक स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्टेटमेंट। क्लियर हुआ?
यस सर। तो ये फ़र्क था इनमें, और स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन नहीं किया अभी तक, और वो पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइन हो नहीं रहा। अच्छा, आप 3 से ये क्लास ज्वाइन होगी है, अभी 4 स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुई, और उनका वो बार बार हैंग आउट लिखा हुआ आ रहा है। अगर कभी आपके साथ भी इस तरह हो तो इसकी रीज़न ये होती है कि आपके मोबाइल की जो कैशे मेमोरी है वो फुल हो चुकी होती है। आपने पीछे बहुत सारी ऐप्स खोली हुई होंगी, बहुत सारी टैब्स ओपन होंगी, तो अगर आप उसको साथ साथ रिमूव करते रहें, आपकी कैशे क्लियर हो जाए। और इसके अलावा जो आपके पास ये जो ऐप का सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जहाँ सिंबल बना हुआ होगा, आप उसको दबा कर रखेंगे ये थोड़ा सा, उसके बाद उसके सामने एक वो जब मेन्यू बार एक तरह से ओपन होगा, तो वहाँ पे वो आई का सिंबल बना होगा इन्फो वाला, उस पर क्लिक करके जब आप नेक्स्ट जो भी वो सामने पेज आएगा, तो वहाँ पर क्लियर कैशे की ऑप्शन आएगी, उस पर आप क्लिक करें, इसकी कैशे को क्लियर करें, और फिर आप जब आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपसे ये इजीली ज्वाइन हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड है। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे उनसे ज्वाइन हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी बताया था, तो अब आप मुझे कोई बताए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 आती है। उसका फार्मूला ये होता है ना, ax² + bx + c = 0। इसमें जो x है वो अननोन वेरिएबल होते हैं और a b c कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और इसको हम कहते हैं जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आगे उसने इसमें बताया कि रिमेंबर दैट आपके पास ए बी और सी जो है ये क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और ए बी जो है ये तो बिल्कुल भी आपके पास ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपके पास फिर क्वाड्रेटिक तो बचेगी, इक्वेशन ही नहीं बचेगी बल्कि। ठीक है, और नेक्स्ट आगे इसने बताया है इसी के अंदर कि अगर आपके पास जब वो a इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो देन इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट अगर 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म यानी कि जो पहली टर्म है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 बन जाएगी। तो फिर आपके पास ये क्या बचेगा, ये आपके पास बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये आपके पास रिमेंबर दैट में लिखा हुआ है। ठीक है, बी एक्स प्लस सी जो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और यहाँ पर देन उसके अंदर आगे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास b इक्वल्स टू 0 हो जाता है, इफ b इक्वल्स टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होगा कि जो bx जो सेकंड टर्म है ये आपके पास पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो आपके पास पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी कि b ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें से bx खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। और ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो जब आपके पास x वाली टर्म नहीं होगी तो प्योर क्वाड्रेटिक, और अगर आपके पास x² वाली टर्म नहीं होगी तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास ये दोनों ना हुई तो फिर आपके पास जो है वो इक्वेशन बनेगी ही नहीं।
बल्कि वो इक्वालिटी की स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट में। ठीक है। अब जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फिर यही होगा कि उनके पास हम इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग उनको सेंड कर देंगे और फिर इंशाल्लाह वो उससे हमें हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे नेक्स्ट। अच्छा जी, हाँ, आज एक और पहले मजे की बात आपको बताते हैं। इधर भी देखें, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सोल्यूशन का। बेसिक चीजों के मैं इसीलिए आपका फोकस कर रहा हूँ बेसिक। अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी ना और इन चीजों के दरमियान डिफरेंस, तो आप पेपर करते हुए ना आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से आया, बल्कि आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह ऐसा क्लियर होगा और आप एज अ यानी कि यूं समझें कि कुछ अरसे में आपको एज अ यानी कि आप एज अ टीचर ही अपने आप को कंसिडर कर रहे होंगे, यानी कि आप जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं और उस तरह से आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी। रूल्स को अप्लाई करते हुए आप करेंगे, ना कि आपने ये याद करना होगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। तो उसके लिए अभी कुछ आपको मजीद लफ्जों के बारे में बताता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा पेपर में आता है सॉल्व, बल्कि इस वाले में तो यानी कि ये जो आपका 10th की बुक है इसमें तो आई थिंक पहले 4 चैप्टर्स में ये लफ्ज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये देखें सोल्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें भी लास्ट दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और आगे भी जो है इन सब में सॉल्व का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। ये सॉल्व का क्या मतलब होता है, कोई बताना चाहेगा? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। सॉल्व का इसका मतलब होता हल है सर कि एक्सप्लेन करना। सॉल्व, अच्छा, सर एक लफ्ज होता है सॉल्व और एक लफ्ज होता है सिंप्लीफाई, क्या फर्क है दोनों में? सॉल्व का मतलब होता है हल करें, ठीक है, और तो सिंप्लीफाई का आप मतलब होता है कि उसे उसकी लोएस्ट फॉर्म में तब्दील कर दें। गुड। दूसरा तो आपने ठीक बताया, पहले में आपने सिर्फ उर्दू में तर्जुमा बताया। सर सॉल्व होता है कि किसी चीज को जैसे हल करे, जैसे हल किसे कहते हैं? जी जी एक्सपांड हल करना। किसी, हाँ, किसी मामले को हल करते हैं, नहीं कि किसी मसले को हल करते हैं। मसला क्या होगा यहाँ पे? मसला जो है वो बेसिकली यहाँ पे अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है। जी जी तो सॉल्व से मुराद ये होता है कि अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना, या जो भी अननोन है अननोन फाइंड करना। हम इसको यूं लिख लेते हैं, अननोन फाइंड करना, ठीक है। अच्छा, एक और लफ्ज भी है, वो आता है एक्सपेंड। ये सिंप्लीफाई और एक्सपेंड जो है ना, आपने 9th में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, जो आपने फैक्टराइजेशन के चैप्टर्स किए थे, जहां आपने फार्मूले अप्लाई किए थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, स्क्वायर के फार्मूले और क्यूब के जब फार्मूले आपने पढ़े थे। तो वहां पे आपने सिंप्लीफाई और एक्सपेंड पढ़ा था। अब एक्सपेंड से क्या मुराद होगा? सर एक्सपेंड जैसे एक एक्सप्रेशन को हम लोग उसमें ये ऑपरेशन जैसे फॉर्मूला वगैरह लगाकर उससे एक्सटेंड करें। तो देखें, ये जो आपके पास फार्मूला जब आपके पास क्लोज्ड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस में भी आप ये चीज देखेंगे कि जब जिस तरह आपके पास फॉर्म बनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसमें आप देखें आपके पास क्या है, सिर्फ 2 टर्म्स इस तरह इन्वॉल्व हो रही है ना, और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। लेकिन जब आप इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो ये आपके पास फॉर्म फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ जाता है। आपके पास यानी कि 2 फैक्टर आ रहे हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम एक फैक्टर कंसिडर करें, तो जब आपके पास 2 फैक्टर बन गए और हर फैक्टर के अंदर मजीद 2 टर्म्स हैं, तो ये अब आपके पास क्या हो गया, एक्सटेंडेड फॉर्म, या एक्सपेंड कर दिया आपने इसको, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्सपेंड कहते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल होता है इवेलुएट। इवेलुएट का क्या मतलब है? वैल्यू निकालना। बिल्कुल, वैल्यू निकालना। किस तरह के सवालों में आता होगा ये? सर लॉग में आया था। हाँ सर जैसे एक्स को लॉग फाइंड करना हो। हाँ, जिस तरह ये लॉग वाले क्वेश्चन में भी आता है, बिल्कुल ठीक। और बिजनेस मैथ्स जो होता है, जिस तरह जहाँ पे परसेंटेज इन्वॉल्व होती है, जिस तरह या प्रॉफिट लॉस वगैरह इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एवेल्यूएट। एवेल्यूएट का उर्दू में मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल।
जैसे तलाशी लेना होता है ना, उस तरह से इवेल्युएट होता है, ठीक है। आम लफ्जों में जांच करना। जिस तरह सम टाइम आपके स्कूल में भी वर्ड पेपर की जगह, पेपर या टेस्ट की जगह पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ होगा एवेल्युएशन का, ठीक है, या एवेल्युएट का वर्ड आपने देखा होगा। उसमें भी क्या होता है कि बेसिकली वो एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट्स को कितनी समझ में आई है, पेपर में इसका क्या लेवल है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। तो उसको जांचने, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जांचना जो है वो बेसिकली एवेल्युएट करना होता है, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिक चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जो अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपने क्या है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो वो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है और फिर आपने ये बताना होगा कि आया ये प्योर क्वाड्रेटिक है या सिर्फ क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इसके बाद इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक आपके पास फैक्टराइजेशन का मेथड है और दूसरा मेथड जो है वो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। आज हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन के मेथड के जो कहते हैं कि जो बेसिक रूल्स है ना वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसमें आपने सबसे पहला काम ये करना हुआ करेगा कि आपने इक्वेशन को या जो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म से मुराद जो एक्स वाली टर्म होगी उसको आपने ब्रेक करना है। जिस तरह अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो उसने एग्जांपल आपको करवाई है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x² - 6x = x + 20। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, जो बेसिक अलजेब्रिक रूल अप्लाई होता है कि इक्वल के जो राइट हैंड साइड पे वो सारा का सारा आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और राइट साइड पे आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपके पास इक्वल के राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचता है। तो जब आप इस इक्वेशन की के राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप ले आए तो ये आपके पास राइट साइड पे +x था तो लेफ्ट साइड पे आके -x हो जाएगा, और दूसरा आपके पास +20 था तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पर आके -20 हो जाएगा। अब आप इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे लाइक टर्म्स का। जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी वो हो रही हैं उस तरह से करके देन आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देंगे। जिस तरह देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि अभी ये आपके पास 4 टर्म्स हैं, जब आप इसको लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो ये इसमें से एक टर्म कम हो जाएगी, 3 टर्म्स रह जाएंगी, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाएगी। तो अगेन जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -6x - x, जब आप इसको माइनस माइनस जो है वो क्या होता है कि ऑपरेशन जो है वो आपके पास एडिशन का होगा, यानी कि दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो अब आपके पास ये चीज बन जाती है 3x² - 7x - 20 = 0। ये अब आपके पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। अब इसमें आपने पढ़ रखा है कि इसको अब आप क्या करेंगे, मैच करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² + bx + c से। तो इसमें आपके पास जो a की जगह पे यानी कि जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के वो आपके पास बेसिकली a b है, और जो आखिर में आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास c है। तो a आपके पास 3 है, b आपके पास -7 है और c जो है वो आपके पास -20 है। अच्छा, माइनस के साइन इस वजह से इनमें आ रहे हैं क्योंकि देखें जो आपके पास जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्या है, प्लस इस्तेमाल हुआ है, ax² + bx + c। तो अब जो साइन दरमियान में अगर माइनस आ रहा है तो बेसिकली माइनस कोफिशिएंट का कंसीडर होगा, यानी कि b का या c का या फिर a के साथ वो माइनस कंसीडर होगा, ठीक है। तो इस वजह से a आपके पास 3 है, b -7 और c जो आपके पास क्या है, -20। तो अब आपने क्या करना है कि आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, और मिड टर्म ब्रेक आपने इस तरह से करनी है कि आपने सबसे पहले जो है वो a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। a आपके पास 3 था और c जो आपके पास -20 है, तो आपने दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो a और c को जो मल्टीप्लाई करने से यानी कि -20 और 3 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है -60 वो आना चाहिए। और उनको जब आप प्लस माइनस करें तो आपके पास अगेन जो है वो दरमियान में जो टर्म बन रही है, जिस तरह -7x यानी कि -7 है, तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए।
तो इसका तरीका यह है कि अब आप ये देखें कि -60 आपके पास किस किस तरह आ रहा है। एक तो ये आपके पास AC आपने पहले लिखा है ना, जिस तरह यहाँ पे राइट साइड पे लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय -20 इक्वल्स टू -60। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगेन मजीद जो है वो 60 किस किस तरह आता है। हम इसको 3 से आगे ऑनवर्ड शुरू कर देते हैं। 3 के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है? 4। 4 को अगर 60 लाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या आता है? 4 40 और फिर 4 पंजे 4 को 15 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, यानी कि 4 को -15 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -60 आएगा। ठीक है जी। और लेकिन जब हम 4 और 15 को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 4 -15 लिखते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? -11 आएगा। तो हमें -11 या हमें -7 चाहिए, लिहाजा ये इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो 4 के बाद आपके पास क्या बनता है जी? वो बनता है आपके पास 5 बनता है। 5 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 60। 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि माइनस लाना है तो -12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा? -60 आएगा। तो अब आप ये देखें 5 और -12 को जब आप आपस में ऐड करके सॉल्व करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा? -7 आएगा। लिहाजा हमारे पास जो सही फैक्टर्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं? ये जो तीसरे नंबर पे आया है 5 मल्टीप्लाई बाय -12। ठीक है, तो हमारे पास जो मिड टर्म के 2 फैक्टर्स बनते हैं वो क्या बनेंगे? 5 और -12। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आई कि ये -12 और +5 कहाँ से आया? ये आपके पास इस तरह फैक्टर्स बनाने से आया। फैक्टर्स बनाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले A और C को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने तरतीब से गिनती चलानी है। अगर उस टेबल पे फॉर एग्जांपल नहीं आता, अगर ये कोई ऐसा नंबर होता जो 4 पे ना आता, तो मैं उससे नेक्स्ट डिजिट पे चला जाता। आपने इस तरह उसको असेंडिंग वाइज मल्टीप्लाई करना है और आपने जो A और C का प्रोडक्ट है वो बनाना है। ठीक है, जी सर। और ये फैक्टर्स बनाने के बाद अब आपने मिड टर्म की जगह पे इसको पुट अप कर लेना है, यानी कि मिड टर्म आपके पास क्या थी? -7x। तो बेसिकली x तो वैसे का वैसा ही रहेगा और आपने जो क्या कहते हैं इसको, जो आपके पास x को आप एक साइड पे रखें, -7 को आप इस तरह से लिखें -12 + 5 और x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है 3x², ये इधर 3x² -12x + 5x -20 = 0। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि पहली 2 टर्म्स को आप एक ब्रैकेट कंसीडर करें और उसमें से आप क्या करें कि दोनों में जो कॉमन आता है, यानी कि एक 3 है और एक 12 है। 3 और 3 जो है वो 12 का ही एक फैक्टर है, तो इसमें से 3 भी कॉमन आ सकता है और x भी दोनों में मौजूद है, एक में x² और एक में x, तो आप 3x कॉमन ले लेंगे। जब आपने 3x कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास पहली टर्म में से सिर्फ x बचेगा और दूसरी टर्म में से x तो बाहर चला गया, 12 है, 12 में से 3 आपने कॉमन लिया तो 3 4 12 होता है, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा? -4। ठीक है, तो अब आपके पास अंदर आ रहा है x -4। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे कि आप देखें जी, एक में x है, दूसरी टर्म में x नहीं है, तो इसलिए x आप कॉमन नहीं ले सकते। एक में 5 है, दूसरे में 20, 5 जो है वो 20 का ही फैक्टर है, लिहाजा आप 5 जो है वो कॉमन ले लें, +5 आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, +5 आपने कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में से आपके पास x ब्रैकेट के अंदर रह गया और दूसरी टर्म में से आपके पास -20 था, तो 5 4 20 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। और वैसे भी ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको सेम होना जरूरी है, तो एक आपके पास आ जाएगा x -4 और दूसरा आपके पास इधर भी आ जाएगा x -4। तो ये आपके पास जब दोनों सेम आ जाए तो जो आपके पास दोनों सेम फैक्टर्स, दोनों जो सेम ब्रैकेट्स हैं उनको आपने एक दफा लिख देना है और जो बाहर आपने कॉमन लिए थे उनको भी मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा x -4 एंड 3x + 5। अब ये दोनों आपके पास जब आप इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए। तो ये जो आपके पास एक इक्वेशन थी, ये जो एक इक्वेशन थी, ये आपके पास एक इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है इन 2 फैक्टर्स में। अब इन दोनों फैक्टर्स को आप बारी बारी = 0 लिख के सॉल्व करेंगे, जिस तरह यहाँ पे x -4 = 0 और आपने
3x + 5 = 0 लिखा, तो यहाँ से आपके पास एक आंसर आ जाएगा x = 4 और दूसरे में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3x = -5 एंड देन x = -5/3। तो ये आपके पास इस तरह से दो इसके आंसर आ जाते हैं। और जब आपने x की वैल्यू मालूम कर ली तो इसका मतलब आपने सॉल्व कर लिया। और जब आप इसको इस तरह दरमियानी ब्रैकेट, इसको मीडियम ब्रैकेट कहते हैं, मीडियम ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन सेट कहलाएगा। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग इसको 4 को पहले लिखते हैं, -5/3 को बाद में लिखते हैं। वैसे हमें ये पढ़ाया गया या समझाया गया था टीचर से कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, लेकिन अब आप आगे जाके देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर में पीछे बुक में उसने इस रूल को फॉलो नहीं किया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी वैल्यू पहले लिखी है सोल्यूशन सेट में, बस उसको मीडियम ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिखना ये जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपके पास फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करना। और इससे अगली जो एग्जांपल है वो तो बहुत ही आसान है, आप इसको खुद देख सकते हैं, इसको देखिए एक नज़र और फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल दोनों देख लें, अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली जो एग्जांपल है वो समझा दें। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली हम कल करेंगे, क्योंकि जब हम उसके साथ उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अभी आज सिर्फ इस वजह से फैक्टराइजेशन करा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें फैक्टराइजेशन से रेलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर उसने ये कहा कि आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले आपने यानी कि इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो फिर आपने बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप मेरे साथ साथ इसको जल्दी से सॉल्व करते चले जाएं। पहला आपके पास जो लिखा हुआ है क्या है, x + 7 × x - 3 = -7। तो अब आपको पता है कि ब्रैकेट्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, x + 7। तो अब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया करेंगे, पहले में से आप इसको कॉमन रखने, पहले नंबर को मतलब पहली ब्रैकेट के पहली टर्म को कॉमन रखते हुए दूसरी ब्रैकेट की दोनों नंबर से उससे बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x²। और जब आप x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -3x हो जाएगा। अब आप +7 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा +7x, और +7 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -21। ठीक है, = ये -7। अब यहाँ पे आप लाइक टर्म को सॉल्व कर लें, x² एज इट इज रहेगा, -3x + 7x। तो अब आपके पास क्या होगा कि एक टर्म माइनस की हो और एक आपके पास प्लस की हो, तो ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, माइनस का, लेकिन साइन जो है वो बड़ी रकम का आता है, बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो इसमें बड़ी वैल्यू जो है वो 7 है, जिसका साइन प्लस है, तो साइन आप प्लस का डाल दें। -3 + 7, तो ये आप क्या करेंगे, 7 में से 3 आप माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा 4, आपके पास आ जाएगा 4x। और आपके पास ये था -21, इसको एज इट इज लिखें। और अब आप इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यू थी उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लें। यहाँ पे ये राइट साइड पे माइनस थी, -7, तो इधर आके ये +7 हो जाएगी और इधर आपके पास क्या बच जाएगा, = 0।
तो अब आप इसको जब -21 और +7 को, ये लाइक टर्म होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगेन प्लस माइनस माइनस होगा और साइन भी बड़ी रकम का जो है माइनस है, तो लिहाजा माइनस ही आएगा। तो ये बन जाएगा x² + 4x और -21 + 7 करें तो ये आपके पास आता है -14 = 0। अब ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया है, और अब आप इसको देख के भी बता सकते हैं कि ये क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको हम ये लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख दें, बल्कि उसका मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास क्या बनता है जी, सवाल है आपके पास x² + 4 / 3 - x / 7 = 1। तो अब इसमें अब आप क्या करेंगे, इसमें आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है कि जो अगर आपके पास नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में आपके पास दो नंबर ऐसे लिखे हों जो एक दूसरे का फैक्टर ना बनते हों, ठीक है। तो फैक्टर से क्या मुराद होता है, यानी कि वो उसके टेबल में ना आते, यानी कि 3 और 7 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 स्मॉलर है 7 बड़ा है, तो हम उसमें बिग वैल्यू को देखते हैं, बिग वैल्यू 7 है, और फिर हम स्मॉलर वैल्यू को देखते हैं कि क्या वो बड़ी वैल्यू का मल्टीपल तो नहीं है कहीं। अगर वो मल्टीपल हो तो फिर हम बड़ी वैल्यू को कंसिडर करते हैं। सो एलसीएम लेते हुए वो बड़ी वैल्यू को हम लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों ही अलग नंबर्स हों और एक दूसरे के मल्टीपल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 21, और ऊपर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास x² + 4 से, और 3 इधर दरमियान में माइनस का ऑपरेटर है तो इसलिए माइनस आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास x से, बाकी आप एज इट इज लिख दें इसको =1। अब आप इसको जो आपने ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसको आप सॉल्व कर यानी कि मल्टीप्लाई कर दें। 7 मल्टीप्लाई होगा x² से 7x², 7 4 से जब होगा तो ये हो जाएगा प्लस 7 4 = 28, और -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा, और ये जो 21 है ये दूसरी तरफ 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ जो डिवाइड हो रही हो और पूरी फ्रैक्शन में, तो वो दूसरी तरफ जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, 21 आ जाएगा। ये अगेन एक बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पूरी फ्रैक्शन से अगर वो डिवाइड हो, यानी कि ये फुल। अब जब आप एलसीएम ले लेते हैं ना, तो एलसीएम के बाद ये जो आप है, ये आपके क्या है कि ये आपके पास पूरी एक डिवाइड की लाइन है ना, तो ये पूरा डिनोमिनेटर जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। आप अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, जैसे ये -3 मतलब ये माइनस के साइन के बाद ये लिखा हुआ /3 और ये लिखा हुआ /7। अब ये दो अलग अलग टर्म है, जब तक आप इसको सॉल्व करके एक सिंगल टर्म नहीं बना लेते, यानी कि एलसीएम लेने से ही ये सिंगल टर्म बनेगी, तब तक आप इसमें से किसी भी एक नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते। ये गलती अक्सर बच्चे कर जाते हैं और इस तरह नहीं करना होता, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद ही आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। 21 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँ इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और रीअरेंज करके हम लिखते हैं 7x के। रीअरेंज से मुराद ये है कि इसको ऑर्डर की फॉर्म में, यानी कि जो हायर पावर उसको पहले लिखें, जो सेकंड लोएस्ट ऑर्डर में है, यानी कि जिधर वेरिएबल की पावर 1 है उसको लिखें, यानी कि ये हो जाएगा -3x + 28, और ये 21 इधर आएगा, जब ये +21 है ना तो इधर आके -21 हो जाएगा =0। और जब आप इसको 28 और 21 को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 7x² - 3x + 7 +28 -21 है, तो होगा साइन फंक्शन जो है या ऑपरेशन जो वो माइनस का होगा, साइन बड़ी रकम का आएगा। बड़ी रकम 28 है जिसका साइन क्या है, प्लस, तो इसलिए +7 आया =0। तो ये भी अब आपके पास क्या है, ये इसकी एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और ये आपके पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह अब आप
इन 2 क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए अगले चारों क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। सबसे पहले ऐसा करता हूँ, आप इस वक्त मेरे सामने 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो बताएं कौन सा बंदा थर्ड लेगा। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चलें तो अब्दुल्ला अली आप इसका थर्ड पार्ट करें, और रहमत मिनल्ला आप इसका फोर्थ पार्ट करें, और जो हैं हमजा वसीम आप इसका फिफ्थ पार्ट करें। सर और करके आपको भेजना है व्हाट्सएप पे। आप मुझे इधर कैमरे पे शो कर दें, या ओके आप रीड करने से भी मुझे पता चल जाएगा, लेकिन एक बात ये ना हो की बुक से देख के बता रहे हो। ओके सर। एक चीज बेटा याद रखनी है, तीनों से जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, आपने अपने साथ ईमानदार रहना है। और फिर मैं जिस तरह आगाज में अब्दुल्ला अली ने मेरी बहुत ज्यादा बातें याद रखते हुए उनको समराइज, और मैं भी ना, हमें भी इस तरह के टीचर अच्छे लगते थे जब जितने भी टाइम हमने पढ़ा है मैथ फिजिक्स वगैरह, जो टीचर ना उसको रियल लाइफ से जोड़ें और रियल लाइफ की हमें कहानियां सुनाते रहें। ठीक है, रियल लाइफ से लेकर से मतलब मुताबिकत रखते हुए लेसन ना, तो हमें वो बड़े अच्छे भी लगते हैं, और मैंने उनको रियल लाइफ में अप्लाई भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में बड़ा उसका मैंने फल हासिल किया है। तो यहाँ मैं अभी आपको जो फल देना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेटा अपने साथ ईमानदार होना है, और जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जो है ना, अपने साथ सच्चा और ईमानदार होना है। ये सबसे मुश्किल है। किसी दूसरे को परखना बड़ा आसान होता है, यार उसने ये काम इस वजह से किया होगा, या इस बात का मतलब उसका ये है, ये चीजें करना बड़ा इजी है। लेकिन अपने आप को अंडरस्टैंड करना ये सबसे मुश्किल है। इसीलिए वो फिर उर्दू के अंदर तो ये पूरी वो आ जाती है ना, बुल्ले शाह और बाकी जिन सब गालिब की भी शायरी वगैरह, कि जिंदगी का या दुनिया का कंसेप्ट क्या है कि अल्लाह की ज़ात की पहचान करना। ये जो दुनिया है, ये जो हमें ज़िंदगी मिली है, इसमें आपने अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत है, उसका भी मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन उसका मफहूम ये है, अल्लाह ताला उसमें बयान कर रहे हैं कि मैं चाहता था कि मेरी पहचान हो। ठीक है, और वो अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने आप को एक छुपे हुए ख़जाने से तशबीह दे रहे हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी तलाश की जाए, इसलिए मैंने इंसान को और इस पूरी कायनात को बनाया। और फिर उसके बाद आपने देखा है कि जो सूफीज़्म है तसव्वुफ में भी, और जो बुल्ले शाह एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने उन्होंने भी अपनी शायरी में क्या बताया कि अल्लाह को ढूंढना है तो क्या है, अपने अंदर झांको, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाश करो, अपने आप को पहचानो। तो ये सारा काम करने के लिए सबसे पहला जो आगाज होता है ना, वो होता है अपने आप के साथ सच्चा होना, और जो कि बड़ा मुश्किल काम है स्पेशली आज की दुनिया में। हाँ, तो कहना ये चाह रहा था, अपने साथ सच्चा होना है, अपने साथ ईमानदार होना है, और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है। ओके सर। चलो अब जल्दी से करके मुझे बताएं क्या हुआ है। सर आंसर आ रहा है एक्स के -4x -16। पहले अपना पार्ट बताओ भाई, पार्ट क्वेश्चन 5। का फिफ्थ था आपका, फिफ्थ था ना हमजा जी वसीम? जी सर। अच्छा, तो ये भी x3 और इस तरह से ना, तो आपने क्या किया, सॉल्व करते हुए x को दूसरी तरफ ले गए मल्टीप्लाई करने के लिए, और ठीक है, आंसर क्या है आपके पास? सर एक्स के -4x -16। नहीं, ये गलत आ रहा है। x² -4x 16 सर। कुछ मिस्टेक हो गई है, दोबारा करें, या अगर आप मुझे कैमरे में अपना क्वेश्चन दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ गलती की है। सॉरी, मुझे अलाउ करना होगा, अभी मैंने अलाउ ही नहीं किया हुआ। अब आप मुझे शो कर सकेंगे इनेबल करके अपना।
हाँ थोड़ा ऊपर करें ताकि ये मुझे पूरा नजर आए। जी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ठीक है। एक अब इसको एक जगह साकिन करें। अब आपने क्या किया, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एक्स प्लस 3, तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और x प्लस 4 को दूसरी तरफ आपने मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 से ना, तो बाहर माइनस था, और x माइनस 5 जो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x। थोड़ा सा राइट करो, और प्लस 20 माइनस 20। ये प्लस है कि माइनस है? माइनस है सर। -20। -20 के बाद जब आपके पास, अच्छा बाहर देखें आपके पास माइनस है, जब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपके पास क्या होगा, इसके साइन आपके पास सारे चेंज हो जाएंगे। जी सर, कर दी। अब आपने अपने साइन ठीक किए हैं, आपका साइन साइन की मिस्टेक है आपके क्वेश्चन में। नहीं सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो सर ये वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो सर ये यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये दोनों कट गए सर। ठीक है ये तो कट गए, लेकिन इसके आगे आपके पास क्या हुआ, जो आपके पास ये था 4x और -5x, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अंदर -x बचेगा। जी सर। और जब माइनस वाले से, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस एक्स हो जाए। प्लस एक्स बच जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या था, -20 था, तो ये आपके पास बन जी जाएगा सर, वो +20। प्लस। अच्छा ये देखें ना, जी इधर यहाँ पे अभी आपने पेन रखा था, इसको सॉल्व करें ना, -4x + 5x को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास +x बच जाता है। यहाँ अच्छा तो ये अब आपने लिखा है जी, x के ऊपर आप स्केयर डालना भूल गए गालिबन। नहीं सर, ये एक्स स्क्वायर फिर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर सर वो अरे इधर नहीं, आएगा। हाँ हाँ न्यूमरेटर में बता रहा हूँ यार, डाला हुआ है। x स्केयर वाली टर्म किधर गई आपकी? एक्स स्क्वायर वही तो सर यहाँ पे कट गई ना, ये देखो यहाँ से, ये अच्छा वाला और ये। एक मिनट, x स्केयर वाली टर्म आपने काट दी, ठीक है, लेकिन एक x स्केयर और भी तो बनता है ना। सर वो बनते हैं लेकिन वो आगे बनते हैं सर, यहाँ इस साइड सर, अच्छा जब मल्टीप्लाई हो गया फिर। हाँ ठीक है, अच्छा इधर आप ठीक है, 3x + x + 20, और ये दूसरी तरफ जाएगा आपके पास, ठीक है, और फिर आप दोबारा इसको लेकर आएंगे। ये ब्लर हो रहा है, एक मिनट थोड़ा इसको क्लियर होने दो। ये 4x + 20 हो गया, और दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है x² + 4, ये जब इधर आएगा तो आपके पास बन जाएगा -4, तो ये आपके पास बन जाएगा हाँ -x² + 4x, या फिर आप बजाने के x² -4x और -16 इक्वल्स टू 0। यार देखें ऊपर आपके पास क्या था, 3x था ना। जी सर। हम्म, तो ये देखें जब नीचे आपने मल्टीप्लाई किया x, सुने ना, ये जो आपके पास x² हुआ है तो 4 भी तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास नीचे बनता है x² + 4x डिनोमिनेटर में। पहले जी स्टेप सर में यहाँ। देखें इससे, हाँ अब इसको करेक्ट करें, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसे आपने बनती है, क्योंकि अब आपके पास आप देखेंगे कि जो x वाली टर्म्स हैं वो कट जाएंगी, 4x -4x ये भी आपस में कटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है सर मेरा भी जी। हो गया, मेरा भी हो गया।
आपका था जी पार्ट पार्ट नंबर 3। 3। जी जी। तो तो इसका एक्स क्या ओवर, मेरा तो ये था एक्स ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें एक्स प्लस वन और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है। ठीक है। फिर ऊपर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। फिर ये इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ऊपर जो हमारी न्यूमिनेटर है इसमें एक्स स्क्वायर, फिर हमने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर खोल दिया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, फिर इज इक्वल टू 6। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो उस साइड पे जाकर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ठीक है। फिर अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था तो ये 2x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2x हो गया प्लस वन, ये हमारे पास तीन टर्म होगी। दूसरी साइड पे 6 को हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर प्लस 6x हो गया। अब ठीक है। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। फिर जो 6x स्क्वायर प्लस 6x था वो हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x हो गया। तो माइनस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर से माइनस हुआ, ये माइनस 4x स्क्वायर आ गया। माइनस 6x प्लस 2x से माइनस हुआ, ये माइनस 4x आ गया। और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर है -4x स्क्वायर -4x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, लेकिन आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए? अच्छा फॉर्म में ये था कि आपके पास एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म थी, या उसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसको अच्छा। पॉजिटिव करने के लिए आपको इस सारे को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप ठीक। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास साइन इसके, यानी कि इस पूरी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि ये जनरल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके सर। जी सर, मैं और शो कर रहा हूँ। था जी फोर्थ, रहमत मिनल्ला। जी सर, शो कर रहा हूँ। जी जी। एक मिनट है, ये मुझे जरा हटा के देखना पड़ेगा। हाँ जी, बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी रहमत, आपने माइक म्यूट किया हुआ है। सॉरी सर, सॉरी सर। जी 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 जी, अब सर बताएं। अब सुनिए सर, सबसे पहले आपने बताया था कि जो ये डिनोमिनेटर है ये एलसीएम ले लेना। ठीक है। जी सर, ये एलसीएम लिया एक्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स। ठीक है सर, ये जब इसके साथ साथ ही जब ये सर डिवाइड होगा तो एक्स माइनस टू आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स जो है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर ये जो अगली टर्म है ये वैसी की वैसी। ठीक है, मैं उसके समझ गया बाद हूँ, आगे चलें। जी सर, ये जो प्लस पॉजिटिव फोर था यहाँ के -4 हो गया। ठीक है। ठीक है सर, आगे फिर इन्हें जब मल्टीप्लाई कराया उसके बाद सर जी ये बाहर माइनस था तो पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट लेके बढ़ा, अंदर सॉल्व किया। अंदर सॉल्व जब हो गया तो ये बाहर माइनस है, इससे मल्टीप्लाई कराया। तो सर अब ये एक्स के या पॉजिटिव है या नेगेटिव ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद इन्हें आपस में ऐड हो जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो सी एलसीएम हमने लिया था आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सर ये जो हमारे पास फॉर्म बनती है 8x-4 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, सर जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते थे या जैसे आपने पहले बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जो इज इक्वल टू के राइट साइड पे टर्म होती है उसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये तो ये लिखने जब की जरूरत नहीं थी, जो आपने लिखा ना क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये नहीं लिखना, जी सर, बस आपको ये कर वैसे देना है। ठीक। उसके बाद 8x-4 को इज इक्वल टू किया, ये जहाँ से मल्टीप्लाई जब हुआ, जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ ये -4x स्क्वायर हम्म। प्लस 8x बना।
ये नहीं जब आप इस साइड पे लेके आएंगे ये नेगेटिव है, ये आगे पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, ये आगे नेगेटिव हो जाएगी, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। -4 एक मिनट वैसे का कैमरा वैसे की तरफ कीजिएगा, मुझे नीचे से सही नजर नहीं आ इस तरह रहा। बार डिस्टेंस, हाँ अब ठीक है। तो ये -4x आप दूसरी तरफ लेके गए, ये +4x² हो जाएगा, और इसके साथ आपने वो -8x लिखा है, और +8x एंड देन -4, और ये आपस में कट गए, 4x² -4 = 0 हो गया। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले लें। इसके बाद कॉमन भी ले सकते हैं सर, डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब प्योर फॉर्म। हाँ, ये बात भी ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल =0। हाँ, यहाँ पे भी बता सकते हैं कि ये आपके पास ax² + c आ गए, यानी कि x वाली टर्म ही बेसिकली खत्म हो गई। तो अभी आपके पास क्या बन गई, प्योर क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक का लफ्ज आपने नहीं लिखा है, आपको लिखना चाहिए था प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। बाकी आपने बहुत अच्छा सॉल्व किया है, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत डीपली सॉल्व किया है। शुरू में आपने 1-2 स्टेप जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में किए हैं। ठीक है, शुरू में अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब पेपर होगा तो अगर आपके पास टाइम मैनेज हो सकता हो तो इतना लेंथी प्रोसेस करें। अदरवाइज आपकी, अब वैसे भी आप 10th क्लास में ये सारे प्रोसेस आप 9th क्लास में कर चुके हैं, तो अब आप बेशक अगर इसको डायरेक्ट भी करें ना तो ईजी बात है। जैसा ये देखें ना, अब आपने तकरीबन एक पेज पूरा इस्तेमाल किया और अगली भी पेज पे आप चले गए, तो आपने 1-2 स्टेप्स हैं जो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अच्छी बात है आपने फर्स्ट टाइम मुझे एक्सप्लेन करने के लिए उसको इतना एक्सटेंडेड फॉर्म में किया है। ठीक है, तो अगर आप ये 5 कर चुके हैं तो डेफिनेटली अब आप 6th भी बड़े इजीली कर सकते हैं। और लेकिन ये जो 6th है यही आगे आपके पास क्वेश्चंस में भी आ रहा है, और इसमें भी आपने बिल्कुल इसी तरह आपने करना है कि आप जो है वो पहले एलसीएम ले लें। x+2 और x+3 है, इसको एलसीएम ले लें, या एक और तरीका ये भी होता है कि जो आपके पास नीचे एलसीएम वाली टर्म होती है ना x+2 और x+3 की, इसको आप एक साथ लिखते हुए, और राइट साइड पे आपके पास 12 है ना, इस सारे को आपस में यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स कर दें। ठीक है, तो जब अगर आप इसको इस तरह से भी कर दें तो आपके पास यानी कि जो डिवाइड वाला चक्कर है ना, यही सारा खत्म हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह आप पहली दफ़ा करते हैं, तो क्या होगा कि x/2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास बाकी जो आ जाएगा 12 इंटू x+3 इंटू x+1 आ जाएगा पहले में। चलें ऐसा करता हूँ कि ये मैं आपको करवा देता हूँ। हम इसी को ना एक नया तरीका थोड़ा सा कर रहे हैं, जिस तरह जो आप लोगों ने समझाया है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो मैं मैथ जो है ना वो बहुत सारे रास्तों से हो सकता है। जिस तरह वो ये गेम, इसमें आपने क्या करना होता है, ये गेम होती है कि जी रास्ता तलाश करें। अब रास्ते को पहुंचने के लिए हर बंदे का अलग तरीका हो सकता है ना, रास्ता एक तो नहीं होता किसी भी मंजिल को पहुंचने के लिए। जिस तरह अभी खान साहब की टीम ने डी चौक पहुंचना था, तो डी चौक को एक रास्ता तो नहीं जाता, आई थिंक 3 से 4 रास्ते जाते हैं, मार्गला वाला, सरीना होटल और मैरिट होटल, और मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो जस्ट ये वैसे एक बीच में गैर सियासी और मासूमाना बात में ले आया हूँ। अच्छा, सवाल था आपका जी, x+1 डिवाइडेड बाय x+2, दरमियान में आता है प्लस x+2 x+3 इक्वल है 25 डिवाइडेड बाय 12, राइट। हाँ, तो मैं ये आपको कह रहा था, दूसरा इसका एक तरीका ये होता है, अगर आप जिस तरह ये इसको इतना सॉल्व करना मुश्किल होगा ना कि एलसीएम पे आप एलसीएम ले, तो अब आप क्या करें, आप इस तरह करें कि ये जो सब तरफ जो आपके पास डिनोमिनेटर है x+2 x+3 और 12, इस सब को मिलाकर लिखें, और आप इसको इस तरह लिखें यानी कि तरतीब से 12 इंटू x+2 इंटू x+3, और इधर इसको लिखें मल्टीप्लाई दिस टर्म ऑन b बाय s में लिख रहा हूँ, b बाय s का मतलब होता है बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 12 इंटू x+2 इंटू x+3 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अगर मैं इधर डायरेक्ट कर दूं कोई मसला तो नहीं है। पहले वाले में से क्या होगा कि जो इससे रेलिवेंट टर्म है मैं पेंसिल से इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में एक्सटेंडेड फॉर्म बनेगी, उसका फायदा कोई नहीं। अगर हम डायरेक्ट भी करें तो क्या होगा, पहले वाले में से ये चीज कट जाएगी, बाकी दो इसके साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास बन जाएगा इस तरह
12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू जो पहली टर्म है एक्स प्लस 1। ठीक है, दरमियान में प्लस है तो आप प्लस ही लिखेंगे। और दूसरे वाले में क्या होगा, एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस थ्री जो डिनोमिनेटर है वो कट जाएगा, बाकी दो चीजें जो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल का साइन आ जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से कट जाएगा अब इस वाले केस में। ठीक है, ये 12 इस 12 से कट जाएगा, बाकी ये दो टर्म आपके पास बचती हैं, x प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो ये आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो अब आपके पास क्या हो गया, इसके अंदर डिनोमिनेटर का चक्कर ही खत्म हो गया, जगह भी ज्यादा नहीं घेरेगी और अब आप इसको यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले में तो ये हो जाएगा कि यहाँ आप सबसे पहले 12 भी लिखें, x प्लस 3 और x प्लस 1 को आपस में सॉल्व कर लें। अच्छा, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं आपको इसको ना एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर आप इन ट्रिक्स को समझ जाएंगे ना तो आपको मैथ बहुत आसान हो जाएगा। और जो मैंने कल आपको एक बात कही थी कि इंशाल्लाह आप मेरे साथ इस तरह से हो जाएंगे कि मैं आपको जुबानी भी सारा मैथ करा दूंगा। तो अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर आपके पास दोनों तरफ देखें, पहली टर्म क्या है, एक्स है, यानी कि दोनों में आपके पास एक्स मौजूद होगा, यानी कि जब भी आपके पास इस तरह ये लीनियर फैक्टर्स या लीनियर इक्वेशन इसे कहते हैं ना, तो लीनियर इक्वेशन जब आपके पास आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या होता है कि वो लीनियर से क्वाड्रेटिक में, यानी कि उसकी पहली पावर जो है वो एक्स के, यानी कि पहली टर्म उसकी एक्स स्क्वायर होगी, दूसरी टर्म उसकी एक्स होगी और तीसरी जो है वो आपके पास कांस्टेंट वाली होगी। तो अब आप क्या करेंगे, ये आप जब मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म आपके पास एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी आपके पास, अब देखें दोनों में प्लस है तो साइन प्लस का ही रहेगा, और दूसरी जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, एक्स की होगी। अब ये जो एक्स है वो बेसिकली किससे बनता है, ये जो दोनों नंबर होते हैं ना कोफिशिएंट्स, इनको ऐड कर दें 3 और 1 को, तो ये आपके पास क्या बनता है 4। तो ये आपके पास आप यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दें 4, ये आपके पास 4x आ जाएगा, एंड देन लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म्स को, यानी कि 3 को 1 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों के दरमियान प्लस है तो साइन प्लस करेगा, 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब अगर इसको दूसरी तरह से भी करके देखते हैं ना, तो देखें x को x से मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। फिर अब आप उसके बाद क्या करेंगे, 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 सिंगल x आ जाएगा, और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3x प्लस x करें तो आंसर आपके पास क्या आता है 4x। तो उसको डायरेक्ट करने का तरीका ये था जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जो वो आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी टर्म जो वो आपके पास क्या आती है x वाली, यानी कि सिंपल x वाली, x को लिखें और जो आप दोनों का साइन देख लें, अगर प्लस में है तो दोनों कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दें, और अगर माइनस में होगा तो वो कटिंग हो जाएगी डेफिनेटली, यानी कि +3 और -1 होता तो आप इधर क्या लिखते, +2 लिखते। ठीक है, जो अलजेब्रिक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल है उसी को अप्लाई करते हुए, तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने से आता है x स्क्वायर + 4x + 3। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह आगे हम फिर से जब साथ साथ करते रहेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करते करते आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास इधर आ जाएगा जी +12 एज इट इज लिखें, और आगे है जी x + 2 x + 2, तो ये तो सिंपल वही x स्क्वायर का फार्मूला है, x + 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जो x + 2 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें, या इसी तरीके से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड टर्म जो है दोनों के दरमियान प्लस है तो प्लस ही रहेगा, दोनों के दरमियान x वाली टर्म में क्या होगा कि दोनों के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दें, 2 और 2 4 होता है, और दूसरी तरफ भी देखें 2ab, तो इसमें आपके पास 2 × x होगा तो ये आपके पास 4x बनता है, और दूसरा आपके पास 2 का स्क्वायर या 2 और 2 को ऐड कर दें तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये आपके पास इस तरह 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 25। और अब यहाँ पे आपने x + 2 और x + 3 को मल्टीप्लाई करना है, x + 2 और x + 3 में अगेन क्या होगा कि x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ जाएगा, देन 2x + 3x करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है 5x + 5x आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 6 + 6 आ जाएगा। ठीक है, या मैंने आपको दो स्टेप बड़े वो श्रिंक करके डायरेक्ट करके बताए हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप 12 को इन सारों में अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 12x² + 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा
12 चौके 48 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 48x प्लस 12 दिया होते हैं 36, 36। मैं ज़रा उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ तो इस वजह से उर्दू इंग्लिश मिक्स है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, जब इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर एंड अगेन प्लस 48x और प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास प्लस 48 इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 25x स्क्वायर प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा प्लस 125x और 25 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, प्लस 150, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पे लें, लेकिन इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ वालों को पहले सॉल्व कर ही लेता हूँ। तो 12x स्क्वायर ये आपके पास कितना बन जाएगा 24x स्क्वायर और 48x प्लस 48x ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा प्लस 96x और यहाँ पे क्या 36 प्लस 48, तो 36 और 48 कितना होगा, 6 को 48 में ऐड कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 54, 54 में 30 ऐड करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 84, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस 84। अब ये इक्वल के जो राइट साइड पे था उस सारे को मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहा हूँ, तो ये आपके पास बन जाएगा -25x के -125x और आपके पास आ जाएगा -150 इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब आप देखें 24x स्क्वायर और ये -25x स्क्वायर है, तो होगा क्या जी, माइनस होगा और साइन बड़ी रकम का, यानी कि आपके पास आ जाएगा -x स्क्वायर, ठीक है। साथ साथ में पेंसिल से करता रहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 24 और ये -25 ये आपस में सॉल्व हुए तो -1 बचता है, यानी कि -x स्क्वायर आ गया, ठीक है। देन आपके पास क्या है 96x और -125x, तो जब आप 125 में से 96 माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बचेगा 29, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -29x, ठीक है। तो 96x और 125 को सॉल्व करने से आपके पास आ रहा है 29। अच्छा, जब इस तरह से आ जाए ना तो डायरेक्ट इसको सॉल्व यानी कि प्लस माइनस करने का क्या तरीका होता है, देखिए ये 125 है तो 25 तो ऊपर ही रहेगा, 100 में से 96 माइनस करें तो 4 है, वो 4 आप 25 में जल्दी से ऐड कर दें तो 29। तो इस तरह से यानी कि इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, तो शॉर्टकट में आपके पास जो है ना मैथ इस तरह से होगा, तो ये आपके पास 29x आ गया। देन आपके पास क्या बचा है जी, +84 और -150, तो अब क्या करें जी, यहाँ पे कितना बचता है 100 में से 16 और ऊपर क्या है जी 50, तो 16 और 50 को ऐड करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 66, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो बड़ी रकम का साइन क्या है माइनस, तो इसलिए इधर आएगा -66 इक्वल्स टू 0। अब हमने कहा था कि जी एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, या इस सब में से आप -1 कॉमन ले लें या इस सारे को -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो साइन रीअरेंज हो जाएंगे, जो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल्स टू 0। ये अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और ये आपके पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और अब इसी के आगे आपका जो फैक्टराइजेशन का तरीका है जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, इससे रेलिवेंट आपके ये जो 6 क्वेश्चन है कोशिश करनी है इसमें से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर लें। शुरू के 4 तो बहुत इजी हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे ज़रूर हम कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फैक्टर्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, उसी मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जनरली भी अगर मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलूँ कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। देखें शुरू पहले में आपके पास क्या आ रहा है -20, तो -20 आपके पास किस तरह बनता है, एक तो ये कि 1 मल्टीप्लाई बाय -20, ठीक है, और दूसरा जो है 2 मल्टीप्लाई बाय यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा -10, दरमियान में आपने क्या लाना है -x ले, यानी कि आपने क्या लाना है -1 आंसर आपके पास आना चाहिए ना प्लस माइनस करने से। तो ये आपके पास -20 तो बन रहा है,
लेकिन -10 और +2 करने से आपके पास एक तरफ आप प्लस में लिखा करें और एक तरफ आप मल्टीप्लाई में लिख लें तो आपको पता चल जाएगा। देखें यहाँ 1 और -20 करने से आंसर आपके पास -19 आ रहा है। यहाँ पर आपके पास 2 और -10 करने से आंसर क्या आ रहा है, ये आपके पास आएगा जी -8 और यहाँ पे तो -20 बन ही रहा है। ये जो ऊपर मैंने ये इस तरह लिखा है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको शो कर रहा है। और दूसरा आपके पास 2 के बाद 3 नहीं जाता, 20 पे 4 जाता है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -20। तो इधर आप 4 -5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1। तो देखें जी इस क्वेश्चन में आपने -1 ही लेकर आना है क्योंकि -x है, तो लिहाजा इसका जो सही जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसके फैक्टर बना लेने, यानी ये 4 और -5 इसके फैक्टर बन जाएंगे पहले पार्ट के। और दूसरे में दूसरा पार्ट तो इसका वैसे ही बहुत आसान है क्योंकि ये इसमें जो है वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं। तो एक आपके पास ये इसमें से आपने क्या करना है कि y को कॉमन ले लेना है, एंड में आपके पास ये फॉर्म बन रही होगी y प्लस एक अंदर फैक्टर होगा, जिस तरह से आई थिंक 2y + 5 है, ठीक है। तो y = 0 आ जाएगा और दूसरी साइड को आप जब सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास y की सेकंड वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरे पार्ट में आपको पेयर्स इसके बनानी ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे रीअरेंज करके। अच्छा, रीअरेंज करने के लिए बजाय इसके कि देखें आप इस 17 को लेफ्ट साइड पे लेकर जाएं, आप जो है वो लेफ्ट साइड सारी की इधर लें और लेफ्ट साइड पे पहले 0 लिख लें और फिर आप रीअरेंज करते हुए आप इसको अगले स्टेप में दोबारा राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट पे लिख लें। ये आपके पास बन जाएगा 17x² + 32x - 4 = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। और अब इधर आपके पास क्या है, 17 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनता है 68, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है जी 17 मल्टीप्लाई बाय 4 जब आप करते हैं, ये क्या है आपके पास ये आपके पास -4 हो जाएगा ना। तो 17 - 4 आप जब आप करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -68 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे पहले -4 मल्टीप्लाई बाय 17 लिखना चाहिए था, इस तरह 68, ताकि ये हमारे पास रीअरेंज करके। अब -4 के बाद आप देखें कि आपके पास क्या आएगा, -5 -5 पे जा सकता है, नहीं जाएगा जी। -6 पे आप देखें, -6 का टेबल भी 68 पे नहीं जाता। 7 का टेबल देखें, 7 का टेबल भी नहीं जाता। 8 का टेबल देखें, 8 का टेबल जाता है, 8 का टेबल जाता है जी। -8 मल्टीप्लाई बाय, नहीं 8 का भी टेबल नहीं जाएगा, सॉरी। 8 8 जा 64 होता है, 68 तो नहीं होता। तो फिर अब आपके पास कौन सा टेबल जाएगा इसके बाद, 8 के बाद? 8 के बाद 9 का टेबल, 9 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप अगर आप देखते रहे ना तो 10 11 12 ये सारे टेबल इसके ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे। तो अब आप जब आगे जाके देखेंगे तो ये आप देखेंगे या तो 17 4 होता है, ठीक है। दरमियान में आपने क्या टर्म बनानी है, 32। अब अच्छा, तो या तो आप इसको लिखेंगे 30 एंड में, जब ये आपके पास इसको करते हुए जाएंगे ना तो ये आपके पास बनता है बेसिकली -34 मल्टीप्लाई बाय 2 = 68। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करें तो ही आपके पास जो है आंसर में क्या आता है, इधर माइनस यानी कि ऐड करने से -32 बनता है, ठीक है। तो इसकी जो पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे ये वाले -34 एंड 2, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप तो आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी जी। सर ये 17 के टेबल में भी 68 आते हैं। 17 के टेबल में बिल्कुल आता है, ये तो हमारे पास पहले ही सामने आ गया ना, 17 × 4। लेकिन 17 × 4 जब आप करते हैं तो यानी कि जब इनको आप इसमें से किसी भी एक की टर्म को आप वो ले लें, क्या कहते हैं, प्लस या माइनस कर लें, तो आपके पास आंसर जो है वो 17 + 4 करते हैं तो आपके पास आएगा 21। और जब आप 17 - 4 करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो होगा आपके पास -13। लेकिन आपको आंसर क्या लेकर आना है, आपको आंसर लेकर आना है
32, तो उसमें उसके आंसर आपका 32 नहीं आ रहा। इस वजह से हम इसके फैक्टर्स कौन से बनाएंगे, 34 टू जा। तो पहला जो इसका जो टेबल जाता है ना, 1 के बाद इसका जो टेबल जाता है, एक जाता है 17 और एक जाता है 34, 68 के टेबल पे। सॉरी, 68 का प्रोडक्ट लाने के लिए जो टेबल है वो या तो 17 का जाता है या फिर 34 का जाता है। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से आंसर तो आपके पास आ रहा है, मल्टीप्लाई में 68, लेकिन प्लस में आपके पास आंसर 32 नहीं आ रहा। लिहाजा आप 34 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 आता है, लेकिन जब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आपके पास 32 आता है। 34 माइनस 2 करने से या माइनस 34 प्लस 2 करने से आपके पास आंसर माइनस 32 आता है, जो कि आपको डिजायर्ड है। ठीक है, इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे। 3 मैंने आपको बता दिए, बाकी 3 आप जब खुद से करेंगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएंगे, और ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे वैसे मालूम है कि आप सारे सवाल तो नहीं कर पाएंगे, अगर कोई कर लेता है तो ये बहुत अच्छी एफिशिएंसी होगी, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3 तो कम से कम आपने, या 3 अगर कर लिया तो चौथा भी, 4 आपने कर लेंगे। ठीक है, 4 आप कर लें, 5वां 6वां हम कल की क्लास में कर लेंगे, एंड देन हम कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, जहां तक अगर किसी का कोई सवाल है आज की क्लास के हवाले से तो जरूर पूछ लें। सर मेरा तो नहीं है। अच्छा, बाकी दो होगा। क्लास में टीचर कहते हैं खामोशी का मतलब ये समझे कि आपको सारा समझ है या आपको कुछ भी समझ नहीं आया। सर कोई क्वेश्चन नहीं फिलहाल। अच्छा, चलें ठीक है, मजीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कल पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह क्लास में सबसे पहले हम आपका होमवर्क चेक करेंगे और उसी के अंदर हमारा सारा कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।